हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपने हिस्ट्री की 9th क्लास 2nd चैप्टर रशियन रिवॉल्यूशन के जो मुख्य कारण थे उनके बारे में डिस्कस किया। उसके राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, उसके आर्थिक कारण, धार्मिक कारण और सांस्कृतिक कारण। उसके राजनीतिक कारणों में हमने देखा कि कैसे वहाँ का शासक जार जो है वो 1905 में जापान के साथ युद्ध में चला जाता है ताकि कुछ टेरिटरी को मैं कैप्चर करके और जनता का ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर दूं। लेकिन उस युद्ध में हार के कारण रशियन पीपल जो है वो अपने शासक के खिलाफ उनके एक असंतोष का भाव था। तो वहाँ क्या करता है शासक कि जनता का थोड़ा सा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो एक पॉलिटिकल जो असेंबली है ड्यूमा उसका गठन करता है और वहाँ रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीटर स्टोल्पिन। ये जो पीटर स्टोल्पिन है इसने काफी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, जैसे सर्फडम से मुक्ति दिलाई, जो बेगार प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया, जो इंडस्ट्रियल जो वर्कर थे उनकी जो पोजीशन थी वहाँ जो क्रिटिकल पोजीशन थी, जैसे उनके जो लिमिटेड आवर्स नहीं थे, समान काम के लिए समान वेतन नहीं था, तो ऐसे उसने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए और अपने पीजेंट्स को साइबेरिया तक का जो क्षेत्र है वहाँ तक, और उसने किसानों को कुछ अपनी निजी जो भूमि जो है, संपत्ति जो है, इस प्रकार के जो काफी उसने रिफॉर्म्स किए, मालिकाना हक दिया किसानों को। तो ये पीटर स्टोल्पिन जो है वो काफी पॉपुलर हो गया। इसकी इतनी पॉपुलरिटी थी कि खुद रशिया का जो रूलर है जार निकोलस द्वितीय, वो एक प्रकार से इसे भयभीत होने लगा था कि हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में ये व्यक्ति मुझे कहीं सत्ता से बाहर ना कर दे। ड्यूमा जो है वो अपना कार्य करता है 1905 टू 1911। 1911 के अंदर क्या होता है, एक रैली का ऑर्गेनाइजेशन होता है और पीटर स्टोल्पिन की जो है वो हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या के बाद जो रशियन पीपल है उनका सीधा शक जो है वो अपने शासक के खिलाफ जाता है कि भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि पीटर स्टोल्पिन की हत्या करवाने में इसका कहीं ना कहीं हाथ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 1911 टू 1914 तक रशिया के अंदर जो है एक अराजकता का माहौल होता है। और फिर आपको पता है कि 1911 टू 1918 तक जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो अलाइड फोर्सेस जो थी उसकी तरफ से रशिया जो है वो पार्टिसिपेट करता है। कम से कम 20 लाख रशियन सोल्जर्स की डेथ हो जाती है और एक प्रकार से इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो पैदा हो जाता है रशिया के अंदर। अब जो है एक प्रकार से इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हुआ, सोल्जर्स की जो है वो डेथ हो रही है, तो इस प्रकार से पूरे के पूरे रशिया के अंदर जो है अपने शासक के खिलाफ एक गुस्सा था, एक असंतोष का भाव उत्पन्न हुआ। तो 1917 तक आते आते अब वहां के शासक को ये भय सताने लग जाता है कि कहीं रशियन पीपल जो हैं वो आपकी हत्या ना कर दें। अब वो क्या काम करता है, मैंने आपको कल बताया था कि 1903 में दो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उभर करके आती है रशिया के अंदर। हालांकि उनके अंदर कुछ अपने आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थे। वो दो पॉलिटिकल पार्टी थी, एक तो थी मेनसेविक और दूसरी थी बोल्शेविक। ये दो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो स्टैब्लिश होती है 1903 में, और ये जो एक प्रकार का जो इकोनॉमिकल क्राइसिस पैदा हो रहा था
और शासक जो है वो रशियन पीपल के हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो यहां एक तो ये मुख्य जो है इसका कारण था। दूसरा क्या है कि उसी समय जो रशियन जो रिवॉल्यूशन है इसके ऊपर जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जैसे लिबर्टी है, इक्वलिटी है, फ्रेटर्निटी है, कुछ व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी बात करते हैं, उसी समय जो है हम बात करें कि जो फिलोसफर हैं, या एक हम ये कह सकते हैं कि जो एज ऑफ इनलाइटमेंट है या जो इंटेलेक्चुअल्स जो रिवॉल्यूशन है, तो यहाँ पर जो फिलोसफर्स की जो आइडियोलॉजी है उसका भी प्रभाव पड़ा रशियन पीपल के ऊपर, और उनमें सबसे मुख्य हैं कार्ल मार्क्स और दूसरे फिलोसफर हैं मैक्सिम गोर्की। इनकी जो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, ये उस समय जब पूरे यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान जो एक कैपिटलिस्ट क्लास उभर करके आई थी, और वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, अपनी जो कंपनी वगैरह हैं, कल कारखाने हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो कमाना चाहती थी। उस एवज में वहां क्या हुआ कि जो वहां फैक्ट्री जो वर्कर्स जो थे उनके जो हित हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि वो उस सोसाइटी के अंदर एक एक्सप्लॉयटेड सेक्शन था। सबसे ज्यादा उनका शोषण होता था। उनके न तो वर्किंग्स आवर्स जो है वो लिमिटेड थे, काम के घंटे निश्चित नहीं थे, समान काम के लिए समान वेतन नहीं था, कार्य की जो दशाएं थी वो अच्छी नहीं थी, या उनको महंगाई के अकॉर्डिंग उनको भत्ता नहीं मिल रहा था, महिला और पुरुषों के वेतन जो है वो अलग थे। तो इस प्रकार जो है वो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेड क्लास थी यूरोप के अंदर। तो यहाँ कार्ल मार्क्स जो है वो कैपिटलिस्ट जो है, जो पूंजीवादी जो विचारधारा है उसका विरोध करता है, और वो समाजवाद की वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करता है। वो बताता है कि कैसे एक जो कैपिटलिस्ट क्लास जो है, एक पूंजीपति वर्ग जो है, वो पैसे के दम पर लोगों का शोषण करता है। तो इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इसकी जो विचारधारा थी, वो थी कम्युनिस्ट विचारधारा। कम्युनिस्ट विचारधारा एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जिसमें कोई स्टेट नहीं होगा, कोई क्लास, कोई वर्ग नहीं होगा, कोई कास्ट नहीं होगी, कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी, यानी स्टेटलेस, क्लासलेस, पार्टीलेस। और वो जो विचारधारा जो थी, वो जो इनइक्वलिटीज थी सोसाइटी के अंदर, उसके अगेंस्ट थी। ये विचारधारा जो है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर जो फैल रही थी, इससे रशियन पीपल भी काफी इंप्रेस हुए, और वो कार्ल मार्क्स और मैक्सिम गोर्की की जो विचारधारा जो थी वो उसके फॉलोअर बन गए। क्योंकि रशिया के अंदर आप देख रहे हो बहुत ज्यादा अनइक्वलिटीज थी सोसाइटी के अंदर, बहुत ज्यादा असमानताएं थी, वो सभी प्रकार के असमानताओं के खिलाफ था कार्ल मार्क्स। तो इस विचारधारा का प्रभाव पड़ना भी लोगों के ऊपर स्वाभाविक था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल जो फैक्टर थे रशिया के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, इनके ऊपर भी इनका प्रभाव था। तो 1917 के अंदर जार जो है वो एक प्रकार से विड्रॉ कर देता है, वो सत्ता से बाहर हो जाता है, और मेंशेविक दल का जो नेता था क्रेंस्की, लियोन क्रेंस्की को वहां अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि 1914 टू 1918 के दौरान जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो अंतरिम सरकार कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी, जबकि बोल्शेविक दल का जो नेता था लियोन ट्रोट्स्की, उसने इसका विरोध किया कि भी आप जल्दी से चुनाव कराइए। दूसरा ये था कि युद्ध को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तीसरा ये था कि भी भूमि जो है वो किसानों को वितरित कर दी जाए।
और सोशल वेलफेयर से रिलेटेड जो है वो नीतियां बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन ये जो क्रेंस्की जो है, क्रेंस्की ये सब कार्य करने में असफल हो रहा था। और वो उसी समय क्या होता है कि जो लेनिन, जिसको देश निकाला दे दिया गया था देशद्रोह के आरोप में, वो यूरोप से वापस, यूरोप कंट्रीज से वापस जो है वो रसिया के अंदर आता है। और वहां ये जो बोल्शेविक जो दल था उस दल का नेता बनता है। और ये एक अच्छा वक्ता था, जोशीले भाषण देता था। इसकी पॉलिसी जो प्रोग्राम वो सब के सब कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा जो थी, वो इससे प्रभावित थी। लोग भी उसको फॉलो कर रहे थे। अच्छा वक्ता था, अच्छी स्पीच देता था। इसी दौरान क्या होता है, क्रेंस्की और जो बोल्शेविक दल जो है इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। लेकिन यहां उसी समय एक घटना घटती है रसिया के अंदर, और वो रसिया के अंदर जो घटना घटती है तो यहां इसमें आर्मी जो है, आर्मी वो इंटरफेयर करती है, क्योंकि यहां एक प्रकार से रसिया के अंदर काफी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट था, काफी अराजकता की स्थिति थी। तो उस समय वहां का जो जनरल था उसका नाम था कॉर्नलॉव। ये कॉर्नलॉव जो है वो उस अराजकता की जो स्थिति थी उसका वो फायदा उठाना चाहता था। लेकिन यहां क्रेंस्की जो है वो बोल्शेविक दल के लीडर लेनिन से एक वार्ता करता है कि भाई देखो, जनरल कॉर्नलॉव की जो है ये एक आर्मी लीडर है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में विश्वास नहीं करता है। हो सकता है हमारे और आपके बीच पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी है, प्रोग्राम और पॉलिसीज है, उसके बीच कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन जनरल कॉर्नलॉव से जो है वो हमारी रक्षा कीजिए या रसिया को बचाइए आप। तो यहाँ पर जो बोल्शेविक जो दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी एक छोटी सेना थी, उसका नाम था रेड आर्मी। ये जो रेड आर्मी है ये जनरल जो कॉर्नलॉव है उसके साथ युद्ध करती है, और उस युद्ध में रेड आर्मी जो है इसको पछाड़ देती है। यहां पर जो रेड आर्मी है, बोल्शेविक और रेड आर्मी, ये काफी पॉपुलर हो जाते हैं रसिया के अंदर, क्योंकि जनरल कॉर्नलॉव को उन्होंने वहां से सत्ता से बाहर कर दिया है, या उसकी जो एक प्रकार से वो जो सत्ता प्राप्त करने की जो लोलुपता थी उसको रेड आर्मी जो है अलग कर देती है। तो रेड आर्मी और बोल्शेविक जो है वो काफी पॉपुलर हो जाते हैं रसिया के अंदर। अब क्या होता है कि ये जो बोल्शेविक दल का जो नेता है व्लादिमीर लेनिन, ये 25 अक्टूबर को अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रमुख जो लीडर थे, ऐसे 12 सदस्यों के साथ ये एक मीटिंग करता है। और उस मीटिंग में ये प्रस्ताव जो है वो पास किया गया कि जो पेट्रोग्राद जो कैपिटल है, इस कैपिटल के अंदर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड जैसे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर कब्जा कर लिया जाए, जैसे टेलीफोन, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, रेलवे और जितने भी सरकारी कार्यालय के जो ऑफिस वगैरह है, उनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उन सभी को कैप्चर कर लिया जाए। तो ये ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। और वहां की जो क्रेंस्की जो सरकार थी या मेंशेविक दल का जो नेता था, इनकी जो विचारधारा थी वो सोशल डेमोक्रेट थी। सोशल डेमोक्रेट। ये जो मेंशेविक जो बोल्शेविक जो दल है, इसकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी कम्युनिस्ट, यानी साम्यवादी। जैसे हम अपने भारत देश जो है उसके आधार पर हम इन दोनों दलों का यदि तुलनात्मक अध्ययन करें,
जैसे कांग्रेस ये कहती है कि हम जो वीकर सेक्शन और जो माइनॉरिटी ग्रुप है उसके इंटरेस्ट, उसके हितों को हाईलाइट करते हैं। बीजेपी जो है, जो प्रमुख दल है अपने इंडिया के अंदर, वो जो है एक नेशनलिज्म या हिंदुइज्म जो है उसको बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार जो बोलसेविक और मैनसेविक दल की जो नीतियां और कार्यक्रम था उनमें काफी अंतर था। ये सोशल डेमोक्रेट थे, ये कम्युनिस्ट थे। अब जो कम्युनिस्ट है, ये इस दल का जो नेता है वो सत्ता में आता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि 1917 यानी अक्टूबर 1917 के अंदर जो सेकंड फेज है अपना रशियन रिवॉल्यूशन का, और फरवरी 1917 यानी ये जो पीरियड था, इस दौरान केरेंस्की जो है वो सत्ता में रहता है। लेकिन उसके बाद जो बोल्शेविक दल का जो लीडर है व्लादिमीर लेनिन, ये जब सत्ता में आता है तो यहां पर क्या होता है कि 1921 ये जो दौर था रसिया के अंदर, ये सिविल वॉर यानी गृह युद्ध का दौर था। ये जो सिविल वॉर था, ये सिविल वॉर बेसिकली हम देखते हैं तो एक तो था मैनसेविक, दूसरा था बोल्शेविक, तीसरा जो था वो था बिग लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये भी अपनी सत्ता, अपनी पावर, क्योंकि ये जो बिग लैंडलॉर्ड्स या जो चर्च के जो लोग थे, इनको ये इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी की जो विचारधारा थी उसमें विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता था कि यदि ये विचारधारा से प्रभावित यदि वो सत्ता में आते हैं तो कल न हो सकता है हमारी शक्ति, हमारी पावर जो है वो उस सत्ता से हमें ये बाहर ना कर दे। तो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, नोबिलिटी यानी जार और उसके जो सपोर्टर थे, उसके जो समर्थक थे। तो आप ये समझते हैं सिविल वॉर क्या होता है, जब एक देश के अंदर जब दो या दो से अधिक वर्गों के बीच पावर, या हम ये कह सकते हैं पावर एंड रिसोर्सेज को लेकर के जब विवाद उत्पन्न हो जाता है और वो विवाद एक सशस्त्र विद्रोह का रूप धारण कर लेता है, तो वो कहलाता है सिविल वॉर यानी गृह युद्ध। अब ये जो सिविल वॉर चला रसिया के अंदर, तो ये जो मेनसेविक दल के जो लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टीज को जो लीडर थे, इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल रही थी, और वो जो देश थे वो थे इंग्लैंड और दूसरा था फ्रांस। क्योंकि ये चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि रसिया के अंदर कम्युनिस्ट जो हैं वो पावर में आए, वो सत्ता में आए। लेकिन यहां बोल्शेविक जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर थे, इन्होंने यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट सोवियत ऑफ रिपब्लिक, यानी कि ये 15 देशों का एक संघ बना था, जिसमें यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ऐसे 15 देशों का उन्होंने एक संघ बनाया। और वो संघ बना था 1922 में, 1922। और उस सिविल वॉर में जो है बोल्शेविक वो आगे निकल जाते हैं और वो सत्ता में आते हैं। यानी कि इस प्रकार हम देखते हैं कि जो रसिया के अंदर जो एक प्रकार से जो रशियन रिवॉल्यूशन था उसके मुख्य कारण क्या थे, और उस मुख्य कारणों में साथ साथ हमने ये भी देखा कि उसके प्रमुख जो घटनाक्रम थे वो क्या थे, और कैसे जो है वो बोल्शेविक और
मेनसेविक जो है वो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होता है, जार के बीच होता है, बिग लैंडलॉर्ड्स के बीच होता है, और अंततः जो है वो बोल्शेविक या व्लादिमीर लेनिन जो है ये आगे निकल जाते हैं। और उसमें आप ये देखते हो कि जो वेस्टर्न जो आइडियोलॉजी है, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी, और साथ के साथ जो कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स ने जो समाजवाद की एक वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या की कि भी उत्पादन के जितने भी रिसोर्स हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनको इक्वल उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, ताकि व्यक्ति जो है वो व्यक्ति का शोषण ना कर सके। तो कार्ल मार्क्स की जो आइडियोलॉजी है, जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, उसका ऊपर भी प्रभाव पड़ा। और कार्ल मार्क्स ने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी यहाँ, दास कैपिटल, जिसने काफी जो है प्रभावित किया था अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर के। तो सिविल वॉर जो है उसके बाद आगे निकल जाता है। अब हम जो अपना आगे टॉपिक है वो ये है कि जो रशियन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है या उसका जो प्रभाव है वो क्या प्रभाव पड़ा इसका। तो इसके ऊपर हम देखते हैं। सबसे पहले जो रशियन रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है, नंबर 1, एंड ऑफ मोनार्की। देखो, मैंने आप फर्स्ट वीडियो में ये बताया था कि रसिया के अंदर जो है वो एक मोनार्क सिस्टम था, एक एब्सोल्यूट पावर को वो यूज करता था। कोई कॉन्स्टिट्यूशंस का उस पर कंट्रोल नहीं था, कोई पार्लियामेंट का कंट्रोल नहीं था। वो बोलता था आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड इज लॉ, मैं ही राज्य हूं और मेरा शब्द जो है वो कानून है। तो उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई उसके ऊपर क्योंकि वो बोलता था अपने आप को कि मुझे गॉड ने अपॉइंट किया है और मेरे से कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं कर सकता। तो हम ये देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रसिया के अंदर जो एक मोनार्क सिस्टम जो था, जो एक जो हम ये कह सकते हैं कि निरंकुश जो शासन जो था, उससे मुक्ति मिली लोगों को, या उससे मतलब उस सत्ता का, उस व्यवस्था का जो है वो अंत हो गया। तो एंड ऑफ मोनार्की, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो निरंकुश शासन जो था उससे मुक्ति मिली लोगों को। दूसरा है इक्विलिटी, यानी समानता। देखो, रसिया जो है वो वर्ल्ड के अंदर पहला देश है जिसने सोशल और इकोनॉमिक जो इक्विलिटी है उसकी बात की है। यदि आप वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले लिबर्टी, इक्विलिटी और जो फ्रेटर्निटी है, ये देन जो है वो 1789 का जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उसकी देन है। लेकिन वहां पर भी आपने ये देखा कि उस समय फ्रांस के अंदर जो है वो सोशल और इकोनॉमिकल इक्विलिटी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्टरी शासन जो था, आपने वहां देखा कि पैसिव और जो एक्टिव जो सिटीजन्स थे उसके अंदर जो है अंतर पैदा किया गया था। महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। तो ये हम देखते हैं कि संसार में सबसे पहला जो देश है वो है सोशल और जो इकोनॉमिक जो इक्विलिटी की बात करता है। तो वो रशियन रिवॉल्यूशन के बाद जो है वो स्टैब्लिश हुई। आपने अमेरिका में भी देखा, जो अफ्रो अमेरिकन हैं उन लोगों को कहीं बाद में जाकर के 1960 का जो समय था उस समय उनको वोटिंग राइट्स मिलता है। और यदि हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहां 1994 के अंदर जो है वो 1996 के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो यहां हम ये देखते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक जो इक्विलिटी है उसकी जो है स्थापना वो की गई। नंबर 3, जो चर्च के जो प्रिविलेजेस थे या जो नोबिलिटी के जो प्रिविलेजेस थे, जन्म पर आधारित जो विशेषाधिकार थे, उन विशेषाधिकारों का भी अंत हो गया। नंबर 4 है, नंबर 4, कि यहां पर जो कोऑपरेटिव जो फार्मिंग है, कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है उसकी शुरुआत की गई थी। नंबर 5, प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि जो नियोजित विकास जो है उसकी शुरुआत की गई इसके बाद। नंबर 6 यदि हम बात करें तो जो कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है, जो
साम्यवादी जो विचारधारा जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास का प्रोटेस्ट करती है, वो विरोध करती है, क्योंकि कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में विश्वास करती है, जबकि कम्युनिस्ट जो विचारधारा है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के स्थान पर वो इक्वल जो है प्रॉपर्टी उसकी बात करती है। तो हम ये देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद की यदि घटनाक्रम हम देखें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओबलाइज कर दिया गया, प्राइवेट प्रॉपर्टी की समाप्ति कर दी गई, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो अनइक्वलिटी को बढ़ावा देती है, अमीर और गरीब के बीच अंतर पैदा करती है, क्योंकि एक जो कैपिटलिस्ट क्लास जो होती है वो अपने पूंजी के बल पर जो अन्य जो क्लास होती है उसका वो एक्सप्लॉयशन करती है, उसका शोषण करती है। तो यह हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओबलाइज कर दिया गया। नंबर 7 यदि हम बात करें तो जितनी भी वहाँ की प्रॉपर्टी थी, चाहे वो रेलवे है या जितनी भी भूमि वगैरह है, उसका उन्होंने क्या काम कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, यानी कि पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी है वो रशियन प्रॉपर्टी या रशियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो मानी गई। और नंबर 8 यदि हम बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है वो बात करता है कि भाई जो स्टेटलेस, पार्टीलेस या क्लासलेस एक ऐसे आदर्श जो है राज्य उसकी स्थापना होगी। तो यहाँ पूरा का पूरा स्टेट जो है वो एक कम्युनिस्ट जो है उसके अंदर वो शामिल हो जाता है। और नंबर 9 यदि हम बात करें तो यहीं से फिर वर्ल्ड के अंदर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री में ये पढ़ा होगा कि जो कोल्ड वार है उसकी जो शुरुआत है वो 1945 में और 1991 तक हुई, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 1992 के अंदर जो यूएसएसआर का गठन हुआ तो कोल्ड वार की जो शुरुआत है, शीत युद्ध की जो घटना है, वो घटना जो है वो यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन के बाद रशियन जो लोग हैं उनके ऊपर इस प्रकार का ये प्रभाव पड़ा है। ये रशियन रिवॉल्यूशन की देन है। जैसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है संसार के ऊपर वो क्या प्रभाव पड़ा, तो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी की जो देन है, या एक ऐसी क्रांति जो है जिसकी पूरे संसार में इसकी जो है ये इनका ये जो मैसेज दिया है, ये संदेश दिया है, व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी बात करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन का ये इम्पैक्ट है, ये प्रभाव है। इसके बाद हम जो अगला चैप्टर है हमारा जो नाजिज्म इन यूरोप, विशेषकर जर्मनी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।